हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे, है ना। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है डू और डाई वाली, उस सीरीज में ही ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर, जो पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस इन डिटेल हाउ न्यूज़पेपर्स हैव शेप्ड पब्लिक ओपिनियन एंड हाउ इंफॉर्मेशन हैज बिकम मोर एक्सेसिबल इन द प्रेजेंट डे। तो पहले तो हम क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है ना, क्या क्वेश्चन का मीनिंग है। तो क्वेश्चन में बोला यह गया है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो पब्लिक की ओपिनियन है, यानी पब्लिक की जो राय है उसको किस तरीके से शेप देने का काम करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो इन्फॉर्मेशन वो किस तरीके से लोगों की पहुंच में है ना, किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही है, प्रेजेंट डे में हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। तो इन दो तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मैंने इसमें कुछ की पॉइंट लिए हैं। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहला मैंने इसमें पॉइंट लिया एजेंडा सेटिंग, है ना। जो न्यूज़पेपर होते हैं वो किस तरीके से एजेंडा को सेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर डिटरमाइन विच इशू आर कवर्ड। जो न्यूज़पेपर होते हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन सा इशू पब्लिक में अभी चल रहा है और वो ज्यादा जरूरी है जिसको हमें कवर करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है डायरेक्टिंग पब्लिक अटेंशन, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पब्लिक मैटर है, जो इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स होते हैं उनको पिक करके अपने न्यूज पेपर्स में प्रिंट करते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको सीधा अटेंशन उस न्यूज पर जाता है सीधे। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेमिंग द नैरेटिव। तो न्यूज़पेपर दूसरा क्या क्या करते हैं, नैरेटिव फ्रेम करने में मदद करते हैं। कैसे? प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज शेप्स अंडरस्टैंडिंग। जो न्यूज हम न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज प्रेजेंट की जाती है उससे क्या होता है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। किस तरीके से? जैसे कि उसमें अलग अलग टाइप की हेडलाइंस आपको देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके से, और कैची और अट्रैक्टिव वर्ड्स चॉइसेस होती हैं, ठीक है, फोटो सिलेक्शन, ऑल इन्फ्लुएंस परसेप्शन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, है ना। तो जैसे हेडलाइंस हो गई, वर्ड की चॉइसेस हो गई, ठीक है, या उसमें किसी तरह का कोई फोटो दिया जाता है तो उससे क्या है, लोगों के इमोशंस जो होते हैं उससे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, है ना। लोगों का जो उसको देखने का, जो समझने का नजरिया वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है इन चीजों से। थर्ड वन है सोशल मूवमेंट्स। तो न्यूज़पेपर सोशल मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं। कैसे? प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, है ना। जिनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो जो परेशानी है, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो लोग, वो उन प्रॉब्लम्स को न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग उससे अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट फॉर सोशल चेंज, ठीक है। तो जो लोग होते हैं उनकी किस में मदद करता है, सोशल चेंज करने में मदद करता है ना। किसी भी तरीके का जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको लाने में न्यूज़पेपर्स मदद करते हैं। फोर्थ वन है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अब पॉलिटिकली किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, फ्यूअल डिबेट। जैसे कि आपने देखा होगा कंट्री के अंदर जब चुनाव होने वाले होते हैं तो उस समय पर क्या होता है, न्यूज़पेपर्स के अंदर चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको जानने को मिलती हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों के बीच में डिबेट्स स्टार्ट हो जाती है ना। ये वाली पार्टी ऐसी है, ये वाली पार्टी ऐसी है, इसने कुछ नहीं किया, इसने बहुत कुछ किया, मतलब इस टाइप से लोगों के बीच में डिबेट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सेकंड, इन्फॉर्म्ड वोटर्स। और जो वोटर्स होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम वोट करते हैं, तो हम लोगों को चीजें न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है। थर्ड, इन्फ्लुएंस डिसीजन। इंफॉर्मेशन से गो थ्रू करते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो डिसीजन है ना, पहले हम सोच रहे होते हैं कि ये वाली पार्टी इस तरीके से वर्क करती है, ये वाली पार्टी इस तरीके से काम करती है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, इसका हिस्ट्री है, ये है, इसका बैकग्राउंड ये है, इसको इस तरीके से हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो डिसीजन होता है ना, तो वो भी काफी इन्फ्लुएंस होता है इस चीज से, ठीक है। तो ये चार बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है कि न्यूज़पेपर जो है कि पब्लिक ओपिनियन को किस तरीके से शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको इलेबोरेट करके आप लिखेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या होने वाला है।
हाउ हैव इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन पोस्टेड अ ग्रेट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं पहले, क्योंकि सबसे जरूरी पता है क्या होता है, एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर जब होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस तो पढ़ा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन का मीनिंग गलत निकाल लेते हैं और उसका गलत आंसर लिख के चले जाते हैं। फिर घर पे आके देखते हैं, सोचते तो हैं कि हमने सही आंसर लिखा है, लेकिन बाद में पता चलता है मार्क्स कट गए। फिर आपको समझ नहीं आता क्यों कट गए, लेकिन सबसे बड़ा रीजन उसका यही होता है कि आप क्वेश्चन कुछ और समझ लेते हैं और उसका आंसर कुछ और लिख देते हैं, तो वहां पर आपका जो आता हुआ क्वेश्चन था वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी होता है आप जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से समझें, क्योंकि आप मीनिंग समझकर आंसर करेंगे तो ही आपका आंसर सही माना जाएगा, वरना उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आपको पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, आधा अधूरा कट पिट के आपका आंसर वो मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने जो एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर है उस पर प्रेशर डाला है ना, उस पर कितना, उस पर जो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, यानी कि वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, वो एक्सप्लॉइटेशन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार बोल सकते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप समझ जाएंगे यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि जब हमारा देश आजाद हो गया था है ना, तो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करी और हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। तो पहला, एमएनसीज रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जब बहुत सारी एमएनसी कंपनीज अपनी कंट्री के अंदर सेटअप हुई तो उनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, सिंपली पानी से ही बना करती थी। अब हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, लेकिन पुराने टाइम में तो क्या था, पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी, तो उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता था। ठीक है, दूसरा, लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल रिक्वायर मोर वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिससे क्या हुआ, प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, क्योंकि जो सिटीज थी ना उसमें ना बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, क्योंकि काम के चक्कर में बहुत सारे लोग दूर से भी आते थे। ठीक है, शहरों में जो लोग रहते थे उनको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही इस तरीके की थी। ठीक है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस फील्ड में। ठीक है, तो हमें इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ठीक है, देन थर्ड वन है लार्ज स्केल माइग्रेशन। फिर तीसरा में देखने को मिलता है कि माइग्रेशन हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है कि हमारी जो कंट्री है उसमें शहरों में ही इंडस्ट्रीज का सेटअप है ना, और फैक्ट्री जो है वो शहरों में ज्यादातर लगी हुई है, गांव वालों के पास जो काम होता है वो कम होता है, तो इसके चक्कर में गांव वाले क्या करते हैं, वो गांव छोड़कर शहरों की तरफ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, शहरों में क्या होता है, लोग बढ़ते चले जाते हैं, शहरों की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो रिसोर्सेस हैं, जो वाटर रिसोर्सेस हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये 3 पॉइंट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आप इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वाटर एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाटर स्कार्सिटी हम क्यों फेस करते हैं वो आपको बताना है ना, तो 3 मार्क्स में बड़े आराम से आप इसको बता दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Why is the right to work act important for India? State 2 provision under this act। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बताना है कि जो राइट टू वर्क एक्ट है वो इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, और इसके लिए 2 बातें आपको बतानी है ना। पहला तो आपको समझाना है ये जरूरी क्यों है, फिर आपको 2 बातें समझानी है उस एक्ट को लेकर। ठीक है, कौन सा एक्ट है, तो आपको यहाँ पर समझना है की पॉइंट क्या है, वन मस्ट वर्क एंड अर्न टू मीट बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अब हमें राइट टू वर्क की जरूरत क्यों है, हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है ना, आजाद हो गया, उसके बाद क्या था, हमारे देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा थी है ना, लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं था है ना, उनके पास उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उतने मौके नहीं थे काम करने के लिए, जिससे वो अपनी बेसिक नीड, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, खास जरूरतें होती हैं, उनको पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट काफी चिंतित थी कि उसे वो क्या करे है ना,
तो उन्होंने सोचा कि टू अचीव यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, तो उन्होंने सोचा कि यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट यानी कि सबको रोजगार मिल सके, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पर एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जो काफी हेल्पफुल रहा। जो एक्ट था उसका नाम था मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि इसको 2005 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या बातें थी? who are able to and in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment per year by government। ठीक है, तो क्या इसमें जरूरी बात रखी थी कि जो भी व्यक्ति जो काम करने के लायक है और या फिर किसी को काम की जरूरत है ना, लायक है और जरूरत भी है उसको काम की, तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए पूरी साल के अंदर कम से कम 100 दिन का उनको रोजगार देने का काम करेगी, है ना। तो उनको पूरी साल में 100 दिन का रोजगार गारंटी देगी ही देगी, जिससे वो 100 दिन काम करके अपने कुछ जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, है ना। दूसरा बात इसमें क्या कही गई थी, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में असफल रहती है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने में असफल रहती है, तो वो क्या करेगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। जो लोग जिनको ये काम मिलना चाहिए उनको अगर वो काम नहीं दे पाते तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा कि हमने आपको काम नहीं दे पाया, इसके बदले हम इतने रुपए आपको दे रहे हैं, जिससे आप अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो ये पूरी बात है जो मैंने आपको समझाई है कि राइट टू वर्क जरूरी क्यों था इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर कौन सा एक्ट लेकर आएगा, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मनरेगा इसको बोलते हैं शॉर्ट में, 2005 में लॉन्च हुआ था। इसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई थी सरकार के द्वारा कि 100 दिन का काम तो लोगों को देना ही देना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर इलेबोरेट करके। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं आपके साथ में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने ही पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, है ना। अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, जरूरी क्वेश्चंस हैं। देखो मेरे भाई, आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना एग्जाम में, तब भी आप अपना एग्जाम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से करो, पूरे सारी चीजें करो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, जिनको आप कर लोगे ना एक बार प्रैक्टिस, एक बार 2 बार 4 बार, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस कर जाओगे उनसे ही आपका भला होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी कलम एग्जाम हॉल में नहीं चल पाएगी, आप बैठे बैठे सोचते ही रहोगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।